नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आप जानते हैं दोस्तों, सोमवार को दो बड़े आईपीओ हिट कर रहे हैं मार्केट को। और वहां पर अभी जानना जरूरी है कि किस आईपीओ में पैसा लगाया जाए, जब ऑलरेडी पहले अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं आईपीओ। आप जानते हैं रूट मोबाइल का कल आईपीओ लॉन्च हो जाएगा और वहां पर भी बताया जाएगा कि एक अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, तो उसको देखकर ज्यादा निवेशक नए आईपीओ में आएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड ने ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो आप जानते हैं आईपीओ का सीजन चल रहा है और वहां पर हम बात करने जा रहे हैं कैमकॉन आईपीओ की। कैमकॉन का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी ऊपर चलने की खबर आ रही है और साथ में हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस में आगे ग्रोथ कितनी है और वहां पर रिस्क कितना और लिस्टिंग गेन्स होने के कितने ज्यादा चांसेस है। क्योंकि सबसे पहले आईपीओ में देखा जाता है लिस्टिंग गेन्स कितने होंगे और उसके बाद आदमी सोचता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए या फिर प्रॉफिट लेकर या एकदम शुरुआत में ही निकल जाए। तो चलिए ये सब डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस मिलता रहे। तो चलिए पहले ब्रीफली खबर देख लेते हैं क्या आ रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखिए, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स जिसका आईपीओ आने वाला है कल, वहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी हाई चल रहा है। देखिए, अब 93% ग्रे मार्केट प्रीमियम बताया जा रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और वहां पर कैम्स आईपीओ का ही बताया जा रहा है 28% प्रीमियम है, पर इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आईपीओ का आप देखें तो कैमकॉन में 93% प्रीमियम चल रहा है, तो यहाँ से काफी मजबूती देखने को मिल रही है। अब यहाँ से हमें देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितना ज्यादा होता है। काफी ज्यादा अमाउंट नहीं उठा रहे लेकिन कंपनी, इसलिए यहाँ पर आपको अलॉटमेंट में थोड़ा मुश्किल आ सकती है मिलने में, पर फिर भी अगर हम इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो चलिए कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं, वहां पर क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं आगे और अभी क्या शेयर है मार्केट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइस का इशू हो रहा है, टोटल कितना अमाउंट उठाया जा रहा है और बाकी फैक्टर्स, क्योंकि पहले हमें बिजनेस समझना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में और ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स में, ये दो सेक्टर है जहां पर इनका मेजर हाथ है। और वहां पर HMDS और CMIC नाम के दो केमिकल्स कंपनी बनाती है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। और वहीं पर ऑयल वेल कंप्लीशन, यानी जब कुआं खोदा जाता है तेल के लिए, तो वहां पर कुछ केमिकल्स लगते हैं और ज्यादातर वो ब्रोमाइड्स होते हैं। आप देख सकते हैं जिंक ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। तो ये तीन तरह के केमिकल्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी इंडिया में ओनली मैन्युफैक्चर है HMDS की, और वहीं पर थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है HMDS की वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इंडिया में ओनली मैन्युफैक्चर है तो यहाँ पे जितना ग्रोथ दिखेगा वही हमें रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। और साथ में CMIC की बात करें तो वहां भी इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है और सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो आप देख सकते हैं, जो दो बेसिक केमिकल्स हैं, मेन केमिकल्स कंपनी बनाती है, वहां पर इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है। तो 2019 कैलेंडर ईयर तक के नंबर दे रखे हैं कंपनी ने, तो उम्मीद है कि ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा इस कैटेगरी में। और वहीं पर हम ब्रोमाइड्स की बात करें जो ऑयल वेल कंप्लीशन में काम आते हैं, वहां पर भी कंपनी बताया जा रहा है कि ओनली मैन्युफैक्चर है जिंक ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड की पूरे इंडिया में, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है कैल्शियम ब्रोमाइड का। तो आप देख सकते हैं, जिन चीजों में कंपनी डील करती है वहां पर इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और कंपनी का कस्टमर बेस काफी बड़ा है। आप देखिए, डोमेस्टिक के अलावा कंपनी यूएस, इटली, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सर्बिया, रशिया, स्पेन, थाईलैंड एंड मलेशिया। तो आप देख सकते हैं 13 से 14 कंट्रीज है इंडिया के अलावा जहां पर कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स, इसलिए डाइवर्सिफाइड है इनके कस्टमर बेस। और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आप देख सकते हैं 2020 में 39.78% था और 47.84% था 2018 में। तो इससे एक ही मतलब है, या तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स बिजनेस थोड़ा हिट हुआ है कंपनी का। तो यहाँ हम आगे देखेंगे जैसे नंबर्स देखने को मिलेंगे। और एक्सपोर्ट से इनका जो रेवेन्यू है वो 17.57 CAGR रेट से बढ़ा है, तो काफी बड़ा नंबर होता है दोस्तों 17.57% अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहे तो। और आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो इनके बड़े कस्टमर्स हैं, मेन कस्टमर्स है, वो हेट्रो लैब्स लिमिटेड, लॉरस लैब्स लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा, संजय केमिकल्स, लैंटेक फार्मास्यूटिकल्स, इन स्विफ्ट लेबोरेटरीज, विविन ड्रग्स एंड मैक्लोड फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स में काफी बड़े प्लेयर्स हैं, कईयों का नाम आपने सुना भी होगा जब आप फार्मा सेक्टर के बारे में, उनके शेयर्स के बारे में पढ़ते होंगे। और वहीं पर ऑयल वेल की बात करें, श्री राधा ओवरसीज, वाटर सिस्टम स्पेशलिटी केमिकल्स एंड CC ग्रैंड लिमिटेड, ये तीन कंपनीज है जहां पर ये ऑयल वेल कंप्लीशन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। काफी बड़े नाम है, इनके कस्टमर बेस है, अगर वहां पर ये रेगुलरली प्रोवाइड करते रहो। तो आप देख सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी बूम पर है, काफी तेजी है वहां पर। तो वहां पर अगर डिमांड बढ़ती रही तो इनका ऑटोमेटिकली सिस्टम आगे चलेगा, इनका बिजनेस आगे चलेगा। अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता है तो देखते हैं इनके पीयर्स कौन है, किन से इन कंपनी को
कंपटीशन लेना है। तो कंपनी कंपटीशन के लिए मैं आपको ब्रीफली दिखाता हूँ। आरती इंडस्ट्रीज, विनाती ऑर्गेनिक्स, अतुल, पोषक, नियोजन केमिकल्स, फाइन ऑर्गेनिक एंड सुदर्शन केमिकल्स। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लिस्टेड है, जिन्होंने हाल ही में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि कंपनी इनके मुकाबले कैसा परफॉर्म करती है, और साथ में अगर यहाँ पर पूरे सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली तो स्टॉक अपने आप ही ऊपर जाएगा। कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो देखिए, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की और ऑयल वेल कंप्लीशन में, ये हमने ऑलरेडी देखा। दूसरी चीज, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, काफी कंट्रीज में कस्टमर है इनके, इसलिए अगर एक या दो कस्टमर भी इनके चेंज हो जाते हैं या वहां बिजनेस बंद हो जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा रेवेन्यू में। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री जहां पर ये ऑपरेट करते हैं वहाँ हाई एंट्री बैरियर्स हैं, यानी टॉप क्वालिटी कंपनीज ही कंपटीशन को बर्दाश्त कर सकती हैं, आगे चल सकती हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है और फायदा भी है इस कंपनी के लिए। और चौथी बात कही जा रही है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कंपनी का परफॉर्मेंस ऑलरेडी अच्छा रहा है फाइनेंशियल में। तो वहां हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू आप देखिए 2018 में मिलियंस में दे रखा है, तो 157 करोड़ था 2018 में, जो इंक्रीज होकर 303 करोड़ वो 19 में, और 20 एंडेड में 262 करोड़। तो यहाँ पर हमें हाल ही के टाइम में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, पर इंक्रीज काफी ज्यादा है अगर आप पिछले 2 साल में भी कंपेयर करें तो। और ये भी आप ध्यान रखिए कि इंडस्ट्री अब आगे बढ़ रही है, यहाँ डिमांड काफी ज्यादा आ रही है। एबिटदा आप देखें तो 45 करोड़ से 66 करोड़ था 2019 में, और यहाँ पर रेवेन्यू कम होने के बावजूद एबिटदा इनका 70 करोड़ है, इंक्रीज हुआ है, तो एक पॉजिटिव बात है। और एबिटदा इंक्रीज मार्जिन आप देखिए 26.81%, काफी शानदार नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे 48 करोड़, जो हाईएस्ट है लास्ट 3 सालों में। और ईपीएस की बात की जाए तो 15.37। और दो इंपॉर्टेंट नंबर्स जो ओवर द लिमिट है आप देखिए, ओवर द स्काई 37.92% आरओसीई, और रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जितनी नेटवर्थ है कंपनी की, जितना कंपनी ने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, वहां से कितना पैसा आ रहा है, तो 34.23%। तो इससे पता लगता है कंपनी अभी बहुत ज्यादा ग्रोइंग फेज में है। तो आगे हमें पता लग जाएगा कब सैचुरेट होगा ये लेवल, कब कंपनी का बिजनेस, प्रोडक्ट्स और कस्टमर एक लेवल पर आके रुक जाएंगे। तो उसमें अभी टाइम लग रहा है क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर हम देखिए, हमने 3 मेन प्रोडक्ट डिस्कस किए थे जहां से कंपनी के पैसा आता है। तो यहाँ हम HMDS देखें, 1147 मिलियन यानी 114 करोड़ आता है, और 150 करोड़ ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केमिकल से आते हैं। तो लगभग 75% इनका फार्मास्यूटिकल केमिकल से जो पैसा आता है वो सिर्फ HMDS से आता है, 33 करोड़ CMIC से आते हैं। तो ये 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के रेवेन्यू में, फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए। और वहीं ऑयल वेल की आप देखेंगे तो 87 करोड़ वहां से आता है। तो ओवरऑल 244 करोड़ का जो रेवेन्यू रहा है, टाइम है ऊपर देख लेते हैं फिजिकल 2020 में, वहां पर लगभग 30% आए ऑयल वेल से। तो अब रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। तो इंटरनल रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा बताया जा रहा है, प्रमोटर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, जो उनकी होल्डिंग्स है कंपनी में, जो लिस्टेड कंपनी में, उसको लेकर कुछ फाइल किया गया है सेबी में एप्लीकेशन। तो वहां से कंपनी बता रही है अगर यहाँ से कुछ नेगेटिव न्यूज आई तो इनके बिजनेस पर भी और आगे के ऑपरेशंस पर, रेपुटेशन पर नेगेटिव इफेक्ट लग सकता है। अगला पॉइंट आप देखिए, कोविड से क्या फर्क पड़ा है। यहाँ से हमें कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में, बिजनेस के बारे में पता लग जाएगा। कुछ केमिकल्स जो एक कंपनी बनाती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और एसेंशियल गुड्स को काम करने की अनुमति दे दी गई थी, इसलिए इनका बिजनेस सिर्फ 6 से 7 दिन ही बंद रहा था, और उसके बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग रिज्यूम कर ली थी। तो वही दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स काफी एसेंशियल है, और वहां पर डिमांड बढ़ते ही इनके बिजनेस में जरूर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगला रिस्क फैक्टर है फार्मास्यूटिकल ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज में, जहां पर इनका मेन बिजनेस है, वहां पर कुछ भी गिरावट आती है, यूटिलिटी में उनके यूजेस में डिक्रीज आता है ओवरऑल, तो इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर जाएगा। यानी जो पॉजिटिव चीज है कि अगर बिजनेस बढ़ा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अच्छे रिटर्न्स आएंगे। वहीं पर रिस्क फैक्टर भी है क्योंकि आगे की डिमांड कोई नहीं जानता दोस्तों क्या रहने वाली है। और यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि इनका लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो हमने देखा कि 3 चीजें, दोबारा रिपीट करूंगा मैं, HMDS, CMIC और साथ में ऑयल वेल कंप्लीशन प्रोडक्ट, ये 3 मेन है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी उलट फेर आता है प्रोडक्ट्स में, कोई और कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है जो बाकी इंडस्ट्रीज को अच्छा लगे, तो वहां पर इनके लिए एक रिस्क है आगे आने वाले टाइम में। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हमने देखा भी काफी कंट्रीज में सप्लाई करती है कंपनी माल अपना, लेकिन वहां पर जो कस्टमर्स हैं, आप देखिए 2 कंट्री में एक ही कस्टमर हो सकता है, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट जा सकते हैं। तो वहां पर बताया जा रहा है कि फ्यू कस्टमर्स हैं जहां से मेजोरिटी रेवेन्यू आता है। नंबर्स देखे जाए तो 2020 में 59.35% रेवेन्यू
टॉप 5 कस्टमर से आया था। तो 59% सिर्फ टॉप 5 कस्टमर से आया था और ऑयल वेल कंप्लीशन में 95.39% टॉप 5 कस्टमर से आया था। तो एक और रिस्क फैक्टर बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ उलटफेर हुआ तो इनके कंपनी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, यानी जो पैसा उठाया जाएगा मार्केट से वो कहाँ पर यूज होगा। तो तीन चीजें बताई जा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंक्रीज करना चाहती है। तो आप देखिए सबसे अच्छा यूज यही हो सकता है पैसे उठाने का कि वो उसको और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लगाए, और इससे रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी को लग रहा है आगे आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। वहीं साथ में कॉमन पर्पस तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, और साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यानी बेसिक चीजों के लिए। तो यहाँ जो मेजर पैसा है उसमें 41 करोड़ रुपीस लगेगा इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में 90 करोड़ रुपीस लगेगा टोटल इशू का। तो यह कंपनी दो नए प्लांट्स आप देख सकते हैं, सेटअप 2 न्यू प्लांट्स एंड 1 लेबोरेटरी एट और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट मंजूसार वडोदरा। वडोदरा में जो इनकी फैसिलिटी है वहां पर ये दो नए प्लांट्स और एक लेबोरेटरी बनाना चाहता है, जहां पर ये पैसे खर्च होंगे। और यहाँ पूरी डिटेल दे रखी है कि प्लांट 8 और प्लांट 9 नाम होगा उनका, जहां पर 9 करोड़ रुपए प्लांट 8 में लगेंगे, 7 करोड़ 90 लाख रुपए प्लांट 9 में, डेवलपमेंट लैब में 2 करोड़ रुपए और बाकी 210 मिलियन यानी 21 करोड़ रुपए लगेंगे कॉमन यूटिलिटीज में, जो ओवरऑल मिला के 41 करोड़ हो जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हमने ऊपर पढ़ा था। प्रोजेक्टेड एसेट्स की बात की जाए तो ये देखिए इन्होंने आगे का प्रिडिक्शन कर रखी है कि 21 मार्च 31 में ये नंबर हो सकता है आगे। तो ये नंबर आप ध्यान रखिएगा, आप दोबारा रिवाइंड भी करके देख सकते हैं जब आगे कंपनी अपने रिजल्ट्स लाएगी इस टाइम पर कि क्या कंपनी के जो दावा था वो खरा रहा कि नहीं। तो इन्वेंटरी 52 करोड़ की बताई जा रही है, वहीं पर कंपनी के टोटल एसेट्स बताए जा रहे हैं 207 करोड़ के मार्च 31 2021 तक। लाइबिलिटीज बताई जा रही है कि तकरीबन 27 करोड़ के आसपास रहेंगी और टोटल वर्किंग कैपिटल 180 करोड़ का लगा होगा। चलिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द ओवरव्यू तो कर लिया हमने कंपनी का। आपको अगर ज्यादा पढ़ना हो या आपको जरूर चेक करना चाहिए, 200-300 पेज का होता है, पर आप धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इससे अच्छा आप 1 या 2 दिन में इसको पढ़कर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे आगे क्या आने वाला है कंपनी के लिए। तो आईपीओ की डेट अगर देखें तो 21 सितंबर यानी कल से शुरू हो जाएगा और 23 सितंबर को एंड होगा। इशू साइज आप देखिए तकरीबन 93 लाख शेयर्स इशू होंगे, 10 रुपए फेस वैल्यू के, उनकी अमाउंट होगी 318 करोड़। वहां पर फ्रेश इशू होगा 165 करोड़ का, और वहां पर ऑफर फॉर सेल होगी यानी पुराने शेयर होल्डर्स बेचेंगे अपने शेयर 153 करोड़ के, तो नए शेयर्स मिलेंगे आपको 165 करोड़ के। आईपीओ का प्राइस बैंड है 338 से 340 रुपए पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट होगा 44 शेयर्स का, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप 44 शेयर्स की कर सकते हैं। तो आईपीओ खत्म होने के बाद आप देखिए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन हो जाएगा 28 सितंबर को, रिफंड्स आ जाएंगे 29 सितंबर को, जिसको नहीं मिले 30 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाने चाहिए। और उसके बाद आईपीओ 1 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएगा, मार्केट में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और मिनिमम आप खरीद सकते हैं 14,960 रुपए के, और वहीं मैक्सिमम आप खरीद सकते हैं 1,94,480 रुपए के। तो इशू के बाद अभी प्रमोटर की प्री इशू होल्डिंग है 100%, और इशू के बाद 74.4% रह जाएगी, यानी जो सेबी के नॉर्म्स है 75% से कम होनी चाहिए, वहां पर आ जाएगी। तो फर्दर सेल की अभी कोई रीजन नहीं दिख रहा प्रमोटर की तरफ से इशू के बाद। तो ये थी दोस्तों कैमकॉन आईपीओ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।